इंडियन पेज 41 बात करता है एग्रीकल्चर के बारे में। तो इट टॉक्स अबाउट कि भाई हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी का कैसे अकाउंटिंग करना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बायोलॉजिकल असेट का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, उसको कैसे मैनेज करता है, ये दोनों चीज़ों की बात करता है। ठीक है, ये बोलता है बायोलॉजिकल असेट्स को आपको मेजर करना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स के ऊपर। ठीक है, इंडेस 41 जो है एग्रीकल्चर वाला, वो आपको क्या क्या चीज़ों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो पहला कि आपको बैलेंस शीट में कब रिकॉग्नाइज करना है, दूसरा किस वैल्यू पे करना है, अगर डिफरेंसेस आएंगे तो उनको आपको कैसे अकाउंटिंग करनी है, और क्या क्या आपको डिस्क्लोजर देने रहते हैं वो। तो ये सारे बातों का आंसर देता है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जैसे पहला बायोलॉजिकल असेट क्या होता है। तो बायोलॉजिकल असेट कोई भी लिविंग प्लांट या फिर कोई भी एनिमल। ठीक है, प्लांट दो तरीके के होते हैं, बियरर एंड नॉन बियरर। बियरर मतलब मोर देन 1 ईयर जिसका हमें क्या है प्रोड्यूस मिलने वाला है वो। तो ऐसे प्लांट्स जो मोर देन 1 ईयर के हैं वो इंडिया 16 में कवर है, वो यहाँ पे कवर नहीं है। ठीक है, और नॉन बियरर प्लांट एज वेल एज एनिमल्स यहाँ पे कवर है इंडिया 41 में। ठीक है, तो उसको अपने बोलते हैं बायोलॉजिकल असेट्स, जो कि रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी हैं सिर्फ। ठीक है, अब जैसे कोई डॉग आप यूज़ कर रहे हो और वो डॉग आप एज अ सिक्योरिटी गार्ड, एज अ वॉचमैन यूज़ कर रहे हो, तो उसको अपने बायोलॉजिकल असेट नहीं बोलेंगे। अगर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज़ हो रहा होगा देन ओनली उसको अपने बायोलॉजिकल असेट बोलते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज़ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल असेट, कि आप कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसी भी बायोलॉजिकल असेट्स का बेचने के लिए, या फिर उसका कन्वर्जन हो रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री से मैंगो बनना, या फिर कोई एडिशनल बायोलॉजिकल असेट आ रही है, मतलब काव से काफ आ रहा है, वैसा कुछ हो रहा है, तो ये सब चीज़ें किस में कवर है, ये सब चीज़ें कवर है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है मतलब जो भी चीज़ हमें बायोलॉजिकल असेट से एज आउटपुट मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल काव से मिल्क मिलना, या फिर काव से काफ मिलना, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसके बाद बात होती है कि इंडिया 41 लगता किस किस पे है। तो सबसे पहले ये लगता है बायोलॉजिकल असेट्स पे, दूसरा ये लगता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे, और तीसरा ये लगता है गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल असेट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे पे लगेगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में सिर्फ एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, मतलब जब तक वो हार्वेस्ट नहीं हुआ है तब तक के लिए उस पर इंडेस 41 लगेगा। आफ्टर हार्वेस्टिंग मतलब जैसे ही वो प्रोसेस वगैरह होने लगता है या वैसा कुछ हो रहा है, तो उसके बाद उस पर इंडेस 2 लगने लगेगा, दैट इज़ इन्वेंट्री वाला। ठीक है, अब ये किस पे नहीं लगता स्पेसिफिकली। तो ये एक लैंड पे नहीं लगता, लैंड जो यूज़ हो रही है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, क्योंकि उधर लगता है इंडिया 16 एंड 40। ये नहीं लगता एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, उस पर लगता है इंडेस 2। ये इंटेंजिबल असेट्स पे नहीं लगता, उस पर लगता है इंडेस 38। उसके अलावा ये बेयरर प्लांट पे नहीं लगता, उस पर लगता है इंडेस 16। पर हाँ, अगर बेयरर प्लांट से आपको कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिल रहा है तो वो यहाँ पे है, तो बेयरर प्लांट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और अगर आपको कोई गवर्नमेंट, अब जैसे बेयरर प्लांट यहाँ पे नहीं है, तो उस बेयरर प्लांट से रिलेटेड अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट भी आपको मिली तो वो भी यहाँ पे कवर नहीं है, वो है कवर इंडेस 20 के अंदर। अब अपने को इसको रिकॉग्नाइज कब करना है, मतलब अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉग्नाइज करना है एज अ लाइक अपने कब रिकॉर्ड करना चाहेंगे। तो पहले हमारा क्या है, एंटिटी का कंट्रोल होना चाहिए उस एसेट पे, लीगल ओनरशिप और राइट टू कंट्रोल, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, उसका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिल रहा हो, कि भाई एंटिटी को कोई ना कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आना चाहिए। तीसरा, आप कॉस्ट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू में इन दोनों में से किसी एक चीज़ को मेजरली रिलायबल कर पाओ, मतलब मेजर कर पाओ रिलायबली, तो ही तो आप उसको रिकॉर्ड कर पाओगे कि किस वैल्यू पे रखना है। तो आपका कंट्रोल हो, नेक्स्ट आपको बेनिफिट मिल रहा हो, तीसरा आप उसको मेजर कर पाओ। ठीक है, अब अगर मेजर की बात करें तो अपने किस अमाउंट पे मेजर करते हैं। तो बायोलॉजिकल असेट है, तो अगर आप चाहे उसको इनिशियली रिकॉग्नाइज करो, चाहे आप उसको बाद में रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, बाद में मतलब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड वाला। ठीक है, तो उसको अपने रिकॉग्नाइज करते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स पर। ठीक है, अगर आपके पास जो मार्केट प्राइस है वो अवेलेबल नहीं है, और या फिर जो दूसरा फेयर वैल्यू मिल रही है वो रिलायबल नहीं है, तो आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लॉस पे। ठीक है, पर इन दिस केस आप रिकॉर्ड तो कर लोगे
कॉस्ट पे, पर आप ढूंढते रहोगे कि ठीक है भाई दूसरा आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स मिल जाए वैसा। और जब आपको फ्यूचर में इसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स मिल जाएगा तो आपको उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और एक बार फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स पे रिकॉर्ड कर दिया तो जब तक आप उसको डिस्पोज नहीं कर रहे हो वो उसी पर रिकॉर्ड करते रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमेशा सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स पे ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। और इस केस में कोई कॉस्ट का आपको ऑप्शन नहीं मिला है। रीज़न बीइंग जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जैसे मिल्क हुआ, मैंगो हुआ, ये सब चीज़ें क्या हैं, सेलेबल चीज़ है। तो ये सबको तो इन सब का तो कोई ना कोई मार्केट होता है, ये मार्केट प्राइस मिल ही जाएगा। तो इसलिए इसमें कॉस्ट को अलाउ नहीं किया है, इसको सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को ही अलाउ किया है। और हाँ, टिल द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यहाँ पे कवर है। अब आफ्टर द हार्वेस्ट इसको इन्वेंट्री माना जाएगा। और जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स आपने रिकॉर्ड किया एज पर दिस इंडेस 41, वो इंडेस 2 के लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बन जाता है। मेजरमेंट के अलावा इसके मेजरमेंट के कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे क्या हम बायोलॉजिकल असेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ग्रुपिंग कर सकते हैं ताकि हम अच्छे से फेयर वैल्यू को मेजरमेंट कर सकें। तो हाँ, आप कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट, जैसे उसका एज क्या है, क्वालिटी क्या है, उस बेसिस पे आप उसको ग्रुप कर सकते हो। दूसरा, क्या क्या रीज़न होते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स के चेंज होने के। तो पहला है फिज़िकल चेंज मतलब कोई काव अगर 1 साल की है और कोई काव अगर 2 साल की है तो उन दोनों का अगर आप वैल्यू देखने जाओगे तो वो वैल्यू सेम नहीं होगा, तो उसको अपने बोलते हैं फिज़िकल चेंज। वो कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा। और दूसरा होता है प्राइस चेंज मतलब मार्केट प्राइस में चेंज आना ड्यू टू एनी रीज़न। जैसे अभी कोई भी चीज़ है तो वो ज़रूरी थोड़ा ना है कि आज जो है वो कल भी वही रहे। एनी फैक्टर जैसे इन्फ्लेशन के कारण चेंज हो रहा है वैसा सब कुछ चेंज हो रहा है। तो ऐसे 2 रीज़न है, फिजिकल चेंज एंड प्राइस चेंज। इन दोनों के कारण फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स चेंज होता रहता है, ठीक है। क्या हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को फेयर वैल्यू मान सकते हैं? तो नहीं, हम उसको नहीं मान सकते, क्योंकि हम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हम फ्यूचर के लिए करते हैं। तो वो जो प्राइस डिसाइड हुई वो भी फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए डिसाइड हुई है, तो उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को अभी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। क्या आप फेयर वैल्यू का अगर नहीं मतलब नहीं पता चल रही है तो क्या आप कॉस्ट को यूज़ कर सकते हो? हाँ, आप कर सकते हो। कब? जब थोड़ा सा ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कोई भी बायोलॉजिकल टर्म्स में, जब से आपने उसको लिया था इनिशियली उसको इंकर किया था तब से। दूसरा, जो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है प्राइस का, वो उसका इम्पैक्ट जो है वो उतना मटेरियल नहीं है, उतना कोई बड़ा नहीं है, तो उस केस में आप उसको कॉस्ट की तरह ही रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने कल कोई चीज़ खरीदी और आप उसको आज बेच रहे हो, तो उसमें कितना चेंज आएगा? ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो। व्हाट विल बी मतलब अगर इन केस आप कोई बायोलॉजिकल असेट है या कुछ भी है, आप उसको बेचने जा रहे हो और उसका कोई खाली मार्केट अवेलेबल नहीं है, उसका मार्केट विद लैंड ही अवेलेबल है, मतलब जो ज़मीन है उसके वैल्यू के साथ ही आप उसको बेच सकते हो। तो उस केस में हम बायोलॉजिकल असेट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो जैसे फॉर एग्जांपल लैंड के साथ ट्रीज़ हैं, आपको ट्रीज़ बेचने, खाली ट्रीज़ नहीं बिक रहे, तो उस केस में क्या करोगे? तो उस केस में हम पूरा कंबाइंड असेट जैसे ट्रीज़ एज वेल एज लैंड दोनों का वैल्यू लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ द लैंड, ठीक है। तो जो बचा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल असेट, सिंपल सा, मतलब दोनों चीज़ों का वैल्यू, उसमें से एक का वैल्यू हटा दो तो जो बचा दैट इज़ बायोलॉजिकल असेट का वैल्यू, ठीक है। इसके बाद जैसे कुछ भी गेन या लॉसेज हुए इनिशियली रिकॉग्नाइज करते टाइम या फिर बाद में सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइज करते टाइम, तो उसको कैसे अपने को रिकॉर्ड करना है, तो वो हमारे कहाँ पे जाते हैं? वो हमारे साथ के साथ P&L में चले जाते हैं, जिस भी पीरियड में वो अराइज हुए हैं उसी पीरियड में, ठीक है। नेक्स्ट, आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, तो इंडिया से स्पेसिफिकली बात करता है बायोलॉजिकल असेट्स के ऊपर। ऐसा है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे एसेट्स नहीं मिलती, तो इसके लिए बायोलॉजिकल असेट्स के लिए बात कर रहे हैं। तो बायोलॉजिकल असेट्स पे अगर आपको ग्रांट मिली है अदर देन बियरर प्लांट, क्योंकि वो तो ये पूरे इंडिया से ही बाहर है ना, इसके लिए। तो बायोलॉजिकल असेट को अगर आपने कॉस्ट पे मेज़र किया था, अपने दोनों ऑप्शन अवेलेबल है ना, तो कॉस्ट पे भी कर सकते थे, उस पर भी कर सकते थे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स पे। तो अगर आपने कॉस्ट पे किया था तो वो कवर है इंडेस 20 के अंदर, और अगर आपने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स पे किया था तो वो कवर है 41 के अंदर, ठीक है।
अब डिपेंड करता है जो ग्रांट मिली है वो कंडीशनल है कि अनकंडीशनल है। अगर अनकंडीशनल है मतलब बिना कोई कंडीशन के आपको ग्रांट दी हुई है, तो आपको जैसे ही वो ग्रांट मिली, रिसीवेबल हुई वो ग्रांट, तभी आप उसको क्या करोगे, उसको पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दोगे। पर अगर जो आपको ग्रांट मिली है वो कंडीशनल ग्रांट है, तो आप उसको वो पीएनएल में तभी ट्रांसफ़र करोगे जब आप वो कंडीशन फुलफ़िल कर दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ग्रांट मिली और वो बोला कि भाई आप ये काम 5 साल तक करो, उसके अगर आपने 5 साल तक नहीं किया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पैसा आपसे वापस ले लेंगे, पूरे के पूरे ग्रांट का पैसा ऐसा वापस ले लेंगे। अगर 4 साल भी हुआ ऐसा, तो उस केस में अपने ग्रांट को कब रिकॉग्नाइज़ करने जाएंगे, तो जब 5 साल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम ग्रांट को रिकॉग्नाइज़ करने जाएंगे पीएनएल में। ठीक है, मान के चलो जो ग्रांट मिली है उसमें कंडीशन ऐसा है कि आपका जितना भी आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 साल के लिए, 5 साल तक के लिए आप काम करने के लिए बोला, और अगर आप चौथे साल में जाके ग्रांट को ब्रीच करते हो, कंडीशन को ब्रीच करते हो ग्रांट के, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आप 3 साल के लिए ग्रांट रख सकते हो, 2 साल के लिए का ग्रांट आपको वापस करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो उस केस में जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, जैसे 1 साल कंप्लीट हुआ तो 1 साल में आप 1/5 पोर्शन जो है उतना आप पीएनएल में बुक कर सकते हो। देन सेकेंड ईयर में अगेन 1/5, थर्ड ईयर में अगेन फिर 1/5, ऐसे करके आप प्रोपोर्शनेटली ग्रांट को बुक कर सकते हो। ठीक है, और कभी भी कोई बायोलॉजिकल असेट है वो मर जाती है तो उसको आपको रिटर्न ऑफ करना है, राइट ऑफ करना है उसके कैरिंग अमाउंट के बेसिस पे। कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के बारे में बताता है कि भाई क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं। तो जैसे क्या डिस्क्रिप्शन है बायोलॉजिकल असेट्स का, क्या एक्टिविटीज़ है, मतलब कैसे ग्रुपिंग बनाए हैं, नैरेटिव या क्वांटिटी वाइज आप उसका दे सकते हो, डिफरेंस बता सकते हो कंज्यूमेबल्स और वेयर बायोलॉजिकल असेट्स का, मैच्योर इमैच्योर में डिफरेंस बता सकते हो। और अगर आपने जो भी गेन और लॉसेस रिकॉग्नाइज किए ड्यूरिंग द ईयर, तो इनिशियल रिकॉग्निशन पे आपको कितना गेन लॉस हुआ बायोलॉजिकल असेट्स के और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कर रहे हो तो कितना चेंज आया गेन और लॉस में, कितना चेंज आया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स का, या फिर इंक्रीज़ हो रहा है आपका बायोलॉजिकल असेट्स या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है परचेज़ के कारण, कितना इंक्रीज़ हो रहा है बिजनेस कॉम्बिनेशन के कारण, अगर कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, सेल के कारण कम हो रहा है, हेल्थ फॉर सेल के कारण कम हो रहा है, या फिर आपने हार्वेस्ट कर दिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसके कारण कम हो रहा है, चेंज इन फॉरेन करेंसी के कारण डिफरेंस आ सकता है, आपने कन्वर्ट किया हो बैलेंस शीट तो उसमें डिफरेंस आ सकता है, एज वेल एज आपने कुछ ऐसा बायोलॉजिकल असेट या रखा हुआ है जिसका जो टाइटल है वो रिस्ट्रिक्ट है, मतलब आपने प्लेज किया हुआ है अगेंस्ट लाइबिलिटीज़ या कमिटमेंट दिया हुआ है किसी बायोलॉजिकल असेट्स के डेवलपमेंट के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। अगर आप मेजर नहीं कर पा रहे हो वैल्यू को तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसी कौन सी बायोलॉजिकल असेट है जिसको आप मेजर नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं मेजर कर पा रहे, आपने कितने एस्टिमेट्स लिए, क्या डेप्रिसिएशन मेथड लिया, कितना डेप्रिसिएशन लगाया, वो सारी चीज़ें। आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है तो आपको किस नेचर की गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, कितनी ग्रांट मिली है, कुछ ऐसी कंडीशन तो नहीं है जो अभी अनफुलफिल रह गई हो, या फिर उसके अगेंस्ट में कोई कंटिजेंसीज हो, या आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर में इतनी ग्रांट कम हो सकती है, तो वो वाली सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अपने को डिस्क्लोजर देने होते हैं। अभी जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपके पास एक 3 ईयर कैटल था, ठीक है, साल के शुरू में, और वो उसका वैल्यू था 55 रुपये। अब साल के एंड में जाके वही 3 साल का कैटल जो है उसका वैल्यू हो गया है 60 रुपये, और 4 साल के कैटल का वैल्यू हो गया है 75 रुपये। तो आप कितने पे रिकॉर्ड करोगे, तो यू हैव टू रिकॉर्ड एट 75। पर जो डिफरेंस आया वो 2 कारण से आया, एक आया फिज़िकल चेंज और एक आया अपना और दूसरा अपना प्राइस चेंज के कारण। ठीक है, तो फिज़िकल चेंज कितना हुआ, तो फिज़िकली चेंज हुआ फिज़िकल चेंज हुआ हमारा जो 60 से 75 रुपये का डिफरेंस है, वो वाला डिफरेंस हमारा है फिज़िकल चेंज की। मतलब 3 साल के कैटल का वैल्यू है आज 60 रुपये और 4 साल के कैटल का वैल्यू है 75 रुपये, तो जो 15 रुपये का डिफरेंस है दैट इज़ फिज़िकल चेंज। और पहले 3 साल के कैटल का वैल्यू था 55 रुपये और आज हो गया है 60 रुपये, तो दैट इज़ द मार्केट चेंज, तो मार्केट प्राइस का चेंज। तो ऐसे 2 अलग अलग पार्ट में आपको चेंजेस देखने रहते हैं। दूसरा कोई एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास शिप थी, ठीक है, और आपने 100 शिप्स खरीदी, आपको लेट्स से शिप्स खरीदनी है, 100 शिप्स खरीदनी है और वो 5 लाख रुपए की आप खरीद रहे हो। अब आप भले ही 5 लाख रुपए दे रहे हो, आपके पास से 5 लाख रुपए जा रहा है। अब मान के चलो सामने वाले ने वो शिप्स आपको बेचने के लिए 5 लाख रुपए में उसने 2% का ट्रांजेक्शन कॉस्ट का खर्चा किया। अब सामने वाला आपको 5 लाख रुपए का बेच रहा है जिसमें उसने 2% ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की,
तब जाके वो इतने का बेच पाया। तो बायोलॉजिकल असेट्स जो आपको मिल रही हैं उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है उस दिन, तो वो 5 लाख का नहीं है वैल्यू, वो वैल्यू है 5 लाख माइनस 2%, दैट इज़ 4,90,000। तो आप भी अपनी बुक्स में जब रिकॉर्ड करने जाओगे तो 4,90,000 का ही बायोलॉजिकल असेट रिकॉर्ड करोगे, दैट इज़ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स। ठीक है, और मान के चलो आपने वो फिर 5 लाख की जो चीज़ है वो फिर आप 6 लाख में बेच रहे हो, तो और उस टाइम पे आप 2% का ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर करो, तो अब आप कितने का रिकॉर्ड करोगे, तो आप 1 लाख का प्रॉफिट नहीं रिकॉर्ड करोगे, आप प्रॉफिट रिकॉर्ड करोगे 98,000 का, क्योंकि 2% तो आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट के लिए इनकर कर दिया। तो आपको रिकॉर्ड करना है बेनिफिट इन बायोलॉजिकल असेट्स, मतलब बेच रहे हो या जो भी कह रहे हो, या फिर मान के चलो बढ़ गया तो जो भी हो रहा है, तो आप कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड करोगे, तो आप प्रॉफिट रिकॉर्ड करोगे 98,000 का। ठीक है, 1 लाख का नहीं। तो आपके जो भी खर्चे हो रहे हैं, चाहे बाय करते टाइम, चाहे सेल करते टाइम, चाहे आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालते टाइम, तो वो जो तीनों ही टाइम के खर्चे आपको वैल्यू से एडजस्ट करने रहते हैं, सो दैट आप फेयर वैल्यू पे एग्जैक्ट मतलब सही वाली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स पे पहुंच पाओ। एक एग्जांपल है, जैसे उसमें एक लैंड है, लैंड का वैल्यू पहले 50 लाख था ओपनिंग में, क्लोजिंग में 70 लाख हो गया, तो अपने कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे P&L बैलेंस शीट में, तो अपने रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि लैंड का इनफाइनाइट लाइफ होता है, तो उस हिसाब से उसका वैल्यू अपने को कोई डेप्रिशिएट वगैरह नहीं करना होता है, तो वो कहीं पे भी P&L में नहीं आएगा। एज वेल एज लैंड इंड AS 41 में कवर भी नहीं होता, वो होता है 16 में कवर। दूसरी चीज़, अपने ने 200 काऊ खरीदी 10 लाख रुपए की, ठीक है, और ईयर एंड पे उसका वैल्यू हो रहा है, अब तब उसका एज था 2 साल, तो अभी ईयर एंड के हिसाब से 3 साल के में वैल्यू हो रहा है 5500। जब खरीदी थी तब खरीदी थी 5,000 की, ठीक है। आज के टाइम में अगर हम 2 साल का काऊ खरीदने जाएँ तो अपने को मिलेगा 5200 रुपये का, तो जो 200 रुपये का डिफरेंस है दैट इज़ अ प्राइस चेंज, ठीक है, मार्केट प्राइस चेंज। और जो 2 साल से 3 साल का काव हो गया और वो 5,200 से 5,500 रुपये हो रहा है, दैट इज़ अ फिज़िकल चेंज। तो अपने को उतने उतने करके 500 रुपये का जो टोटल डिफरेंस आया इंटू 200 काव से अपने को रिकॉर्ड करना रहेगा इन P&L। एज वेल एज जैसे अपने ने लैंड को रिकॉर्ड किया था कॉस्ट पे, तो अपने ऐसे ही ये वाले काव को रिकॉर्ड करेंगे 5500 के वैल्यू पे इंटू 200 रुपये से, मतलब जो भी उनका फेयर वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड करने जाएंगे इसके लिए। फिर अपने को 1 लाख का 1 मिलियन का अपने को ग्रांट मिला है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल मतलब कोई कंडीशन ही नहीं है उसके ऊपर, तो अपने पूरे का पूरा क्या करेंगे P&L में दिखा देंगे। एज वेल एज अपने ने 4 लाख रुपये और 6 लाख रुपये खर्च किए हैं ड्यूरिंग द ईयर फॉर मेंटेनिंग और ब्रीडिंग फीस के तौर पे, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमें एज अ कॉस्ट बुक करना पड़ेगा, एज अ एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा इन P&L। इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल के बीच में 100 काफ्स बॉर्न हुए हैं, तो अभी वो काफ्स बॉर्न हुए तो उसके ऊपर अपने ने कुछ खर्चा तो किया नहीं, तो एट द ईयर एंड उनका जो वैल्यू है, मतलब एक काफ का क्या वैल्यू रहा, 6 महीने के काफ का क्या वैल्यू रहा, तो वो काफ का वैल्यू है 1,300 रुपये। तो जो 1,300 रुपये का वैल्यू है 100 काफ्स के ऊपर, तो दैट इज़ 1,30,000 रुपये। तो वो 1,30,000 रुपये का हमें जो फ़ायदा हो रहा है वो हमें ऐसे की ऐसे क्या करना रहेगा, P&L में बुक करना रहेगा। साथ के साथ 1,30,000 रुपये हम बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे क्लोजिंग में कि हाँ भाई हमारे इतने के काफ्स बच रहे हैं, ठीक है। और अनसोल्ड इन्वेंट्री दिखा रहा है 3,000 रुपये की, तो इन्वेंट्री कहाँ पे कवर है, तो इन्वेंट्री कवर है हमारी इंड AS 2 में, तो वहाँ पे उसके हिसाब से जो भी हमारा क्लोजिंग वैल्यू आ रहा है मिल्क पर लीटर का, उस हिसाब से अपने कैलकुलेट कर लेंगे। तो 3,000 लीटर दूध है जो कि अनसोल्ड है, इंटू 24 के हिसाब से वो अपने रखेंगे। हमने वो कमाया ना उनसे ड्यूरिंग द ईयर, तो वो ड्यूरिंग द ईयर जो हमने कमाया तो वो अपने को एज अ इनकम भी बुक करना पड़ेगा P&L में, एज वेल एज बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक की तरीके पे भी दिखाना पड़ेगा। तो पहला है जो 1 लाख रुपए वो बढ़ा काओ के वैल्यूज़ में 5,000 से 5,500, दूसरा गवर्नमेंट ग्रांट मिला, तीसरा नए काप्स पैदा हुए, चौथा हमें मिल्क का फ़ायदा हुआ, ठीक है, और 2 हमने खर्चे किए। ये 6 चीज़ हमारी आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। और बैलेंस शीट की बात करें तो लैंड कॉस्ट पे आ जाएगी, बायोलॉजिकल असेट्स में काव आ जाएंगे एज़ पर आज की तारीख 5,500 रुपये का है, तो 5,500 इंटू 200 करके, काव्स हैं 1,300 रुपये के 100, तो वो, और एज वेल एज मिल्क बच रहा है तो वो। आप मैनेज कर रहे हो एनिमल्स रिलेटेड टू जू, तो वो इंड AS 41 में आएंगे, तो वो नहीं आएंगे। फ़िशिंग कर रहे हो ओशन में जाके, वो आएगा तो वो भी नहीं आएगा। फ़िश फार्मिंग कर रहे हो तो हाँ, मतलब आप फिर फ़िश उगा रहे हो फिर उनको हार्वेस्ट करो, तो वो उस केस में वो कंसिडर किया जाएगा। आप डेवलपमेंट कर रहे हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जैसे सेल, बैक्टीरिया और वायरसेस उन सब का, तो क्या है, वो तो एक रिसर्च पर्पस हो गया ना, तो वो भी एज वेल एज इंड AS 41 में कवर नहीं है। आपने कोई प्लांट उगाया फॉर द पर्पस ऑफ इन द यूज़ ऑफ
प्रोडक्शन के लिए तो वो क्या कवर है, तो वो हाँ कवर है। आपने लेट्स से डॉग्स खरीदे सिक्योरिटी के लिए, मतलब आपकी बिल्डिंग है प्रेमाइसेस है उसके लिए आपने डॉग्स खरीदे, तो क्या वो इंड AS 41 में कवर है? तो नहीं, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी ही नहीं है, तो इसके लिए वो इधर आएगा ही नहीं।